देखिए, इस चर्चा का जो मिशन है वो इन बिखरी हुई तारीखों के भीतर एक पैटर्न खोजना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कैलेंडर असल में भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का एक जीवंत रूप है। प्रस्तावना का जीवंत रूप, ये बहुत ही दिलचस्प विचार है। बिल्कुल। प्रस्तावना में लिखे गए जो शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता, ये सिर्फ कागजी वादे नहीं है। ये कैलेंडर के अलग अलग दिनों के माध्यम से खुद को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। किसी भी जागरूक व्यक्ति के लिए यह समझना आवश्यक है कि जब कोई राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो वो महज एक रस्म अदायगी नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक इवेंट नहीं है। हाँ, वो राष्ट्र निर्माण की एक बहुत लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसी प्रक्रिया को डीकोड करने के लिए हमने इस पूरे वर्ष के कैलेंडर में से 7 विशिष्ट दिनों को चुना है। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द से, अखंडता या इंटेग्रिटी। बहुत ही अहम शब्द है ये। क्योंकि राष्ट्र का मतलब सिर्फ उसकी भौगोलिक सीमाएं, उसकी नदियां और पहाड़ तो होते नहीं है। राष्ट्र उन लोगों से बनता है जो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो 9 जनवरी जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो इसी विचार का प्रतिनिधित्व करता है। हमें पता है कि 1915 में महात्मा गांधी इसी दिन दक्षिण अमेरिका से भारत लौटे थे। और गांधी जी का लौटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने अपने साथ नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने का एक पूरा वैचारिक ढांचा लाया था, जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी, है ना? बिल्कुल। और आज के समय में देखें तो 2025 के लिए इस दिन की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रखी गई है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने विकास के लिए सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर नहीं देख रहा है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, जो लोग देश के बाहर रह रहे हैं, जो भारत में टैक्स नहीं दे रहे हैं या यहाँ की चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर वोट नहीं कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्र की अखंडता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। स्रोतों में इस पर एक पूरा डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स दिया गया है। हाँ, वो NRI, PIO और OCI वाला मैट्रिक्स। बिल्कुल। हम जानते हैं कि अनिवासी भारतीय यानी जो NRI हैं, वो तो नागरिक ही हैं जो काम के लिए बाहर गए हैं। हाँ, उनके पास तो भारत का ही पासपोर्ट होता है। सही। लेकिन जो व्यक्ति किसी और देश का नागरिक बन चुका है, उसके लिए भारत सरकार ने 2015 में PIO कार्ड को OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में मिला दिया। तो ये जो कानूनी बदलाव हुआ, ये आखिर क्या हासिल करना चाहता है? अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो OCI और NRI के बीच का अंतर ऐसा है जैसे किसी क्लब का आजीवन VIP पास बनाम एक अस्थायी विजिटर पास। OCI तो लाइफ टाइम VIP पास हो गया। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। 2015 में PIO को OCI में विलय करने का मुख्य कारण सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं था, ये एक रणनीतिक कदम था। रणनीतिक कदम? वो कैसे? देखिए, OCI उन लोगों को दिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखते थे या उनके वंशज हैं। जब सरकार किसी को लाइफ टाइम वीजा देती है या भारत में बिना किसी रोक टोक के निवेश करने और काम करने की छूट देती है, तो वो दरअसल अपनी सॉफ्ट पावर और प्रवासी कूटनीति को मजबूत कर रही होती है। अरे वाह, यानी ये अखंडता का आधुनिक स्वरूप है। एकदम सही। भले ही वे लोग राजनीतिक रूप से यहाँ वोट ना दें, लेकिन सिलिकॉन वैली से लेकर लंदन के वित्तीय बाजारों तक वे भारत के हितों की पैरवी करते हैं। एक तरह से वे एक वैचारिक और आर्थिक पुल का काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ रेमिटेंस या पैसा भेजने तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की कवायद है। बिल्कुल। और इस वैश्विक नेटवर्क से जो अनुभव और निवेश आता है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत देश के भीतर मौजूद हमारी सबसे बड़ी ताकत को है, और वो ताकत है हमारी युवा आबादी, जो कि हमें 12 जनवरी की ओर ले जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। हाँ, 1893 का उनका वो ऐतिहासिक शिकागो भाषण और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। और 2026 की थीम भी इसी ऊर्जा को दर्शाती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भारत के संदर्भ में ये सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, ये एक आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता है। क्योंकि हमारे पास वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश। हमारी करीब 40% आबादी यानी लगभग 60 करोड़ लोग 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं। पर यहीं पर मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। हम बार बार इस डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये कोई अपने आप मिलने वाला मुनाफा हो। 60 करोड़ युवा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बिल्कुल। तो अगर इन 60 करोड़ लोगों को सही दिशा न मिले, सही शिक्षा या रोजगार न मिले, तो क्या ये लाभांश एक बहुत बड़ी सामाजिक संकट या कह लें एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में नहीं बदल जाएगा? आपका एडर बिल्कुल वाजिब है, और अर्थशास्त्री भी अक्सर इसी बात को लेकर चेतावनी देते हैं। और यहीं पर संविधान की प्रस्तावना का दूसरा मूल्य, विचार की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी ऑफ थॉट, तस्वीर में आता है। अच्छा, विचार की स्वतंत्रता इसे कैसे रोकती है? देखिए,
युवा ऊर्जा को सिर्फ आदेश देकर या किसी एक सांचे में ढालकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए नवाचार और स्वतंत्र सोच के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार की विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल को ही ले लीजिए। VBYLD आ रहा है। बिल्कुल, जब युवाओं को लगता है कि उनकी स्वतंत्र सोच का सम्मान हो रहा है, तब वो ऊर्जा विध्वंस के बजाय निर्माण की ओर मुड़ती है। ये स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता सिर्फ कुछ बोलने की आजादी नहीं है, बल्कि उस विचार को एक्शन में बदलने की आजादी है। लेकिन विचार की ये स्वतंत्रता तभी फल फूल सकती है जब समाज में समता हो। एकदम सही। बिना समता के स्वतंत्रता अधूरी है। क्योंकि अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर है, तो उसकी आवाज कभी उस नीति निर्माण की मेज तक तो पहुंचेगी ही नहीं। ये हमें हमारी चर्चा के अगले पड़ाव पर लाता है, समता और जमीनी स्तर का न्याय। 24 जनवरी, जिसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, संविधान का ये जो वादा है, वो 24 जनवरी के दिन के मूल में है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में जब ये दिन शुरू किया गया था, तो प्राथमिक लक्ष्य बाल लिंग अनुपात में आ रही खतरनाक गिरावट को रोकना था। स्रोतों में पॉक्सो अधिनियम 2012 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जैसे कानूनी ढांचों का भी जिक्र है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रक्षात्मक रवैया है। हाँ, वो सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी चीजें बुनियादी अधिकारों और वित्तीय सुरक्षा की बात करती हैं। पर हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली समता तब आती है जब आप नेतृत्व के स्तर पर बदलाव करते हैं। और यही मुझे उड़ान पहल के तंत्र ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। उड़ान पहल वास्तव में एक लक्षित हस्तक्षेप या टारगेटेड इंटरवेंशन का बेहतरीन उदाहरण। ऐसा इसलिए है क्योंकि उड़ान सिर्फ ये नहीं कह रही कि लड़कियों को बेसिक स्कूल भेजो। इसका पूरा फोकस लड़कियों को इंजीनियरिंग और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स उन क्षेत्रों में प्रवेश दिलाने पर है। और स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं का नामांकन ऐतिहासिक रूप से कम ही रहा है। हाँ, और वो इसलिए नहीं कि वे सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास वो पीयर नेटवर्क या मेंटरशिप नहीं होती जो लड़कों को आसानी से मिल जाती है। उड़ान उस अंतर को पाटती है। सही कहा। जब लड़कियां कल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एरोस्पेस तकनीक को डिजाइन करेंगी, तभी समाज में समता का असली अर्थ स्थापित होगा। ये सिर्फ बुनियादी साक्षरता का मामला नहीं है, ये सत्ता और तकनीक के नियंत्रण का मामला है। समता की ये समझ बहुत ही परिपक्व है। और जब हम सत्ता और नियंत्रण की बात करते हैं, तो ये सीधे तौर पर राजनीतिक न्याय से जुड़ जाता है। बिल्कुल। जिस तरह से विज्ञान और तकनीक में प्रतिनिधित्व जरूरी है, उसी तरह शासन में भी अंतिम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो हमें 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तक ले जाता है। हाँ, 73rd संविधान संशोधन 1992-93। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। लेकिन हम अक्सर इसे सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव मान लेते हैं। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये ऐसा है जैसे कोई विशाल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी सारी ताकत सिर्फ सीईओ के हाथ में न रखकर अपने ब्रांच कर्मचारियों को निर्णय लेने का अधिकार दे दे। बहुत ही शानदार एनालॉजी है, ताकि फैसले जमीनी हकीकत के करीब हों। बिल्कुल। लेकिन आज भी कई राज्य सरकारें पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने में हिचकिचाती हैं। ऐसा क्यों है? मतलब 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से लेकर 1957 की बलवंत राय मेहता समिति तक स्थानीय स्वशासन की बात तो हमेशा होती रही। तो फिर 73वें संशोधन ने ऐसा क्या अलग किया? देखिए, 73वें संशोधन ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था इसे अनिवार्य बनाना। अच्छा, पहले अनिवार्य नहीं था? नहीं, उससे पहले स्थानीय निकाय राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थे। मतलब जब मन किया चुनाव कराए, जब मन किया भंग कर दिया। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। जो त्रिस्तरीय ढांचा है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, वो बना के सुनिश्चित किया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे ही। और महिलाओं और SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण भी तो इसी में आया। एकदम सही। और इसके पीछे का जो तंत्र है वो ये है कि जिस गांव में पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, वहां का हैंडपंप कहां लगेगा, इसका फैसला राजधानी में बैठा कोई अधिकारी नहीं करेगा, बल्कि वही समुदाय करेगा जो समस्या को रोज झेलता है। बिल्कुल। ये शासन को एक टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से बॉटम अप मॉडल में बदलता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जब आंतरिक रूप से देश इतना सशक्त होता है, जब पंचायत से लेकर स्टेम रिसर्च तक हर नागरिक की भागीदारी होती है, तभी एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। हाँ, घरेलू मजबूती ही वैश्विक पहचान बनती है, जो हमें राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक मंच पर हमारी जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। बात करते हैं 29 अगस्त की राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी जयंती। हाँ, 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतना। आपको पता है 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में अमेरिका के खिलाफ 24-1 से जीत हासिल करना सिर्फ एक खेल का आंकड़ा नहीं था, ये विश्व पटल पर भारत के दबदबे का ऐलान था। और वो भी तब जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था।
स्रोतों में 1936 के बर्लिन ओलंपिक का भी जिक्र है, जहां एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन सेना में कर्नल पद का प्रस्ताव दिया था। और उन्होंने उसे साफ ठुकरा दिया था। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के सॉफ्ट पावर के चश्मे से देखें तो एक गुलाम देश के नागरिक का दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाह के सामने झुकने से इनकार करना, ये खेल से कहीं आगे की बात थी। ये राष्ट्रीय अस्मिता का विषय था। एकदम सही। और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में आज भारत की सॉफ्ट पावर सिर्फ खेल या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो अब इसका विस्तार वैश्विक चुनौतियों के समाधान तक हो गया है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन। हाँ, जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि 16 सितंबर का विश्व ओजोन दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2025 की ओजोन दिवस की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। लेकिन यहाँ मुझे विज्ञान के उस हिस्से पर बात करनी है जो अक्सर आम बहसों में छूट जाता है। ओजोन परत में छेद कोई किसी कपड़े या चादर में हुआ छेद नहीं है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। ये वास्तव में एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। जब हम रेफ्रिजरेटर या पुराने एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC हवा में छोड़ते हैं तो वो ऊपर समताप मंडल में जाता है। वहां पराबैंगनी किरणें उस CFC को तोड़कर क्लोरीन का एक परमाणु मुक्त करती हैं। अब ये एक क्लोरीन परमाणु कोई आम रसायन नहीं है। भाई, ये एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सही कहा। अगर मैं इसे समझाऊं तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क में घुसे उस एक छोटे से वायरस की तरह है जो पूरे डेटाबेस को करप्ट कर देता है। ये क्लोरीन परमाणु एक ऐसी कैंची की तरह काम करता है जो ओजोन के अणुओं को लगातार काटती रहती है और खुद नष्ट नहीं होती। इसीलिए सिर्फ एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। बाप रे, 1 लाख! हाँ, और इसका सीधा असर पृथ्वी पर होता है। पराबैंगनी किरणों का धरती पर आना, जिससे मोतियाबिंद बढ़ता है और हमारी कृषि की पैदावार भी बुरी तरह प्रभावित होती है। और इसी विनाशकारी श्रृंखला को रोकने के लिए 1985 का वियना कन्वेंशन और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वजूद में आया था। हाल ही में 2016 के किगाली संशोधन ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को भी कम करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सिर्फ एक हिस्सा हुआ। असली चुनौती ये है कि कोई भी विकासशील देश अपनी कूलिंग जरूरतों को कैसे कम करेगा। और यहीं पर भारत का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान या ICAP 2019 सामने आता है। मैं ये समझना चाह रहे थे कि 2037-38 तक कूलिंग डिमांड को 20 से 25% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो आखिर हासिल कैसे होगा? क्या हम लोगों से ये कहने वाले हैं कि वे गर्मी में बस अपना AC बंद कर दें? क्योंकि वो तो व्यवहारिक समाधान नहीं है। नहीं, ये मांग को दबाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये थर्मल कंफर्ट के विज्ञान को बदलने के बारे में है। वो कैसे? इस प्लान का जो तंत्र है वो बहुत बहुआयामी है। इसमें बिल्डिंग कोड्स में बदलाव शामिल है, यानी इमारतों का डिजाइन ऐसा हो कि उनमें प्राकृतिक हवा का प्रवाह बेहतर हो और धूप सीधे अंदर ना आए। पैसिव कूलिंग जैसे कहते हैं। बिल्कुल। इसमें छतों पर ऐसे रिफ्लेक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल शामिल है जो गर्मी को सोखने की बजाय वापस भेज दें। इसके अलावा कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाना भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स मतलब वो जो किसानों की फसल बचाने वाले रेफ्रिजरेटेड ट्रक होते हैं। हाँ, वही। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ऐसा व्यापक कूलिंग एक्शन प्लान बनाया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बताता है कि हम सिर्फ वैश्विक संधियों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सक्रिय रूप से समाधान का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सच में बहुत शानदार है। और आपने कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का जिक्र करके एक बहुत ही स्वाभाविक कड़ी जोड़ दी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे घातक असर किसी और पर नहीं बल्कि हमारे किसान पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर मौसम का चक्र बिगड़ता है तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। प्रस्तावना का एक और बहुत ही मजबूत स्तंभ है आर्थिक न्याय, जो हमें 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस की ओर ले जाता है। ये दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक जीतों में से एक था। हाँ, स्रोतों में उनकी एक बहुत मशहूर किताब का जिक्र भी है, 1939 में प्रकाशित इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन। उस समय जब पूरा देश औद्योगिकरण के मॉडल पर बहस कर रहा था, तब उन्होंने ये तर्क दिया था कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण कृषि की उपेक्षा है। उनका मानना था कि जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि अगर आप गांव की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो शहर के कारखानों में बना माल कौन खरीदेगा। ये बात तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एकदम सही। और 2025 की जो थीम है वो इसी वैचारिक नींव पर खड़ी है। विकसित भारत 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में FPOs यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका। ये जो FPO या किसान उत्पादक संगठन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत दिलचस्प है। हमने अक्सर सुना है कि भारत में
80% से ज्यादा किसान सीमांत या छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। हाँ, बहुत छोटे जोत वाले किसान। जब एक छोटा किसान अकेले बाजार में खाद या बीज खरीदने जाता है तो उसे अधिकतम कीमत चुकानी पड़ती है, और जब वो अपनी थोड़ी सी फसल बेचने जाता है तो उसके पास मोल भाव करने की कोई ताकत नहीं होती। तो क्या एफपीओ इसी संरचनात्मक कमजोरी को दूर करने का तंत्र है? बिल्कुल। आप एफपीओ को ऐसे समझ सकते हैं जैसे छोटे छोटे स्वतंत्र दुकानदार एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बना लें ताकि वे बड़ी कंपनियों के साथ अपनी शर्तों पर मोलभाव कर सकें। अरे वाह, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, जब 500 छोटे किसान एक साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो वे अपनी इनपुट कॉस्ट जैसे बीज, खाद, ट्रैक्टर ये सब थोक भाव पर खरीद कर कम कर लेते हैं, और जब वे अपनी फसल एक साथ बेचते हैं तो बड़ी कंपनियों या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ मजबूती से मोलभाव कर सकते हैं। इसे ही तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। बिल्कुल, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सीधा फायदा किसानों के हाथ में देने का मॉडल है। उन्हें तकनीक, ऋण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच मिलती है। ये सिर्फ खेती को लाभकारी बनाने के बारे में नहीं है, ये किसान को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत हिस्सेदार बनाने के बारे में है। और यही तो असली आर्थिक न्याय है जो प्रस्तावना में लिखा है। एकदम सही कहा आपने। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अब अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो हम देखते हैं कि 9 जनवरी का प्रवासी दिवस जो अखंडता को दर्शाता है, 12 जनवरी का युवा दिवस जो विचार की स्वतंत्रता है, 24 जनवरी और 24 अप्रैल के दिन जो समता और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, और 29 अगस्त और 16 सितंबर जो राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक जिम्मेदारी दिखाते हैं, और अंततः 23 दिसंबर का आर्थिक न्याय। ये सब मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उकेरते हैं। हमारे सुनतियों का अंतिम इनसाइट पैनल भी ठीक इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये सभी मिलकर हमारे संविधान के आदर्शों के प्रति हमारी वार्षिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये प्रस्तावना को जीने का या उसे जमीन पर उतारने का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मैं यहाँ श्रोताओं को सोचने के लिए एक नया नजरिया देना चाहूंगी। हम अक्सर इन दिनों को साल में एक बार आने वाले अलग अलग आयोजनों के रूप में देखते हैं। हाँ, अलग अलग बॉक्स में रखकर देखते हैं। लेकिन सोचिए, अगर 15 से 19 साल के युवा जिनके बारे में हमने युवा दिवस पर बात की, वो आधुनिक एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों का नेतृत्व करें और साथ ही खेती में कूलिंग एक्शन प्लान की तकनीकों का उपयोग करें, जिसके बारे में हमने ओजोन दिवस पर चर्चा की। बिल्कुल। तो क्या होगा? शायद विकसित भारत का असली भविष्य इन अलग अलग दिनों को अलग रखने में नहीं है, बल्कि उन सभी के एक साथ मिलकर काम करने में छिपा है। ये बहुत ही शानदार और एक तरह से काफी प्रोवोकेटिव विचार है ना? तो अगली बार जब आप अपने डेस्क पर रखे उस साधारण से कैलेंडर को देखें तो सिर्फ तारीखें मत देखिएगा, उन तारीखों के पीछे चल रहे राष्ट्र निर्माण के उस विशाल चक्र को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।